नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हमारा नेक्स्ट वीडियोज के अंतर्गत हम पढ़ेंगे जो पिछले वाले में हम पढ़े थे संश्लेषित रबरों का निर्माण पढ़ा था, फिर औद्योगिक महत्व के रबर के बारे में हमने पढ़ा था। अब उसी में आगे हमारा चल रहा है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल के तौर पर नायलॉन 6। नायलॉन 6 देखो, जो थोड़ा सा ध्यान रखना, एक होता है नायलॉन 6, एक होता है नायलॉन 6। कई बार हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, और जैसे एग्जाम में पूछता है नायलॉन 6 के बारे में पूछता है, हम क्या करते हैं नायलॉन 6 इसकी एक मोनोमर यानी एडीपी अम्ल और हेक्सामेथिल डाइएमीन दोनों का बहुलीकरण करवा देते हैं और नायलॉन 6 इसका निर्माण करते हैं। जबकि हमारे को पूछा क्या गया है, नायलॉन 6 के बारे में पूछा है। तो जो नायलॉन 6 होता है, इसकी जो एकलक इकाई होती है वो एकलक इकाई होती है कैप्रोलैक्टम। एकलक इकाई, इसकी एकलक इकाई होती है कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम। तो ये ध्यान रखना कि नायलॉन जो 6 है इसकी एकलक इकाई कैप्रोलैक्टम होती है, जबकि नायलॉन 6 आता है उसकी एकलक इकाई होती है एडीपी अम्ल और हेक्सामेथिल डाइएमीन। जो कैप्रोलैक्टम, अब इसका कैप्रोलैक्टम जो एकलक इकाई, इसकी संरचना सूत्र क्या होता है? देखो, इसका संरचना सूत्र यानी ये होता है C डबल बॉन्ड O CH2 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 एक दो, इसको यहां डाल देना एक बार, जैसे यहां डाल दो NH और यहां डाल देते हैं CH2। देखो कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6। इस कारण इसको 6 कैप्रोलैक्टम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 6 कार्बन देखो 1 2 3 4 5 और 6। इस कारण इसको क्या कहते हैं, 6 कैप्रोलैक्टम के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका क्या करवाते हैं हम, बहुलीकरण करवाते हैं। बहुलीकरण, बहुलीकरण करवाते हैं। तो देखो इसको बॉन्ड को तोड़ना कहां से हमारे को, ये जो C डबल बॉन्ड O आया ये आता है ऑक्जेलिक, यानी यहां है ये C डबल OH है, और ये जो NH है ये समूह है NH2 समूह है, और इन दोनों का यानी बहुलीकरण के फलस्वरूप हम करवाते हैं दोनों में, यानी इसका जल का मॉलिक्यूल यानी इसका OH और इसका H निकल के फलस्वरूप उसमें क्या बचा हमारे पास में C डबल बॉन्ड O बचा, और एक हाइड्रोजन निकल गया, तो क्या बचा हमारे पास में NH समूह बचा। इसको यहां से वियोजित कर दो, यहां से तोड़ दो। यहां से हम इसको तोड़ते हैं तो देखो यहां से तोड़ेंगे तो बनेगी क्या, देखो NH, फिर क्या आ रहा है, देखो कितने हैं CH2 समूह, देखो कितने हैं 1 2 3 4 5, तो CH2 का होल 5। फिर क्या आ रहा है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। इस प्रकार से कि अनेक एकल इकाइयां ले लेते हैं तो क्या होता है इकाइयां, ये जुड़ती रहेंगी इकाइयां कि NH, फिर क्या आ गया CH2 का होल 5 और C डबल बॉन्ड O। इस प्रकार से क्या होती है, ये चलती रहेंगी। तो देखो कौन सी इकाइयों का विस्तार हो रहा है एक तरीके से में मोनो, तो यहां से हम डाल देते हैं इसको N। तो हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत ये जो समूह आ रहा है C डबल बॉन्ड O और NH समूह आ रहा है, ये कौन सा समूह है, ये समूह है हमारा एडिपिक यानी पॉली एमाइड के अंतर्गत हम देखते हैं। तो एमाइड समूह का समूह C डबल बॉन्ड O और NH समूह पॉली एमाइड समूह पाया जाता है। किसमें, इसको हम कह सकते हैं पॉली एमाइड, ये एमाइड समूह। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, नायलॉन 6 का। एकल इकाई क्या है, कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम को हम क्या करवाते हैं, जब इसकी कैप्रोलैक्टम की जो मोनोमर होते हैं एकल इकाई होती है, इसका बहुलीकरण करवाते हैं। बहुलीकरण करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ये कैप्रोलैक्टम यहां आप डाल दोगे। इस प्रकार से एकल इकाई क्या होती है, जुड़ती है। अब बात करते हैं कि इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि ये क्या होता है पॉलीएमाइड, क्योंकि इसके अंदर कौन सा समूह पाया जाता है, C डबल बॉन्ड O और NH समूह, यानी एमाइड समूह है। ये समूह ये चलता रहेगा, विस्तार होता रहेगा। फिर हम देखिए इसकी श्रृंखला के आगे देखते हम ये देखते हैं कि इसकी एकल इकाई में 6 कार्बन होने के कारण इसको क्या करते हैं, नायलॉन 6। अब 6 कार्बन आपने देखा संरचना, जैसे ये, जैसे 5 तो ये हो गया और 1 कार्बन हो गया, तो इसकी संरचना के अंतर्गत कितना चल रहा है, जैसे ये ले लिया, कितने हो गए टोटल कार्बन 5 1 6। इसको क्या कहते हैं, नायलॉन 6 के नाम से भी इसको जाना जाता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इसके मतलब उपयोग वगैरह। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें जो टायर वगैरह होती हैं, इनकी जो डोरियां वगैरह होती हैं, रस्सी वगैरह होती हैं, वस्त्र उद्योग में इसको क्या कहते हैं, काम में लिया जाता है। यानी टायर की जो डोरियां क्योंकि काफी दृढ़ मजबूत होती हैं, वस्त्र उद्योग में भी इसको क्या करते हैं, काम में लेते। किसको, कैप्रोलैक्टम यानी नायलॉन 6 को।
कई बार क्वेश्चन यहाँ से ही पूछ भी लेता है, जैसे एक बार मैंने पीछे वाली वीडियो में जैसे पूछा था, प्रारंभ में जो सेकंड वीडियो था उसमें पूछा कि नायलॉन 66 नाम उसका क्यों पड़ा। क्यों नायलॉन 6 इसलिए पड़ा क्योंकि उसमें एडीपी अम्ल और हेक्सामेथिल डायमीन दोनों में 6 कार्बन होते हैं, इस कारण उसका तो नाम नायलॉन 6 पड़ा। जबकि इसको नायलॉन 6 के नाम से क्यों जाना जाता है, क्वेश्चन उठता है यहाँ से, तो इसको नायलॉन 6 इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी संरचना के अंतर्गत कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, और इस कारण इसको नायलॉन 6 के नाम से इसको जाना जाता है। अब दूसरा जो एग्जाम्पल जैसे नायलॉन 66 का ले लेते हैं, जैसे पीछे भी हमने काफी पढ़ लिया था, एक बार पुनः ले लेते हैं यहां पर ही नायलॉन 66, जिसको आता है वो फटाफट बना लो। नायलॉन 66 ये लो, इसके अभी जिक्र किया था कि इसमें 2 मोनोमर यानी एकलिक इकाइयां होती है, एक होता है एडीपिक अम्ल, याद हो गया होगा क्योंकि काफी बार इसको हमने रिपीट कर लिया, एडीपिक अम्ल, और फिर से आ रहा है इनके महत्व, और हेक्सामेथिल डाईएमीन, हेक्सामेथिल डाईएमीन दोनों का, जैसे ये तो इसकी एकलिक इकाई आ गई, इनको लिखना जरूरी है अलग से। जैसे आपको कई बार क्वेश्चन ही पूछ लेता है कि नायलॉन 66 की एकलिक इकाइयां कौन सी है, तो सिर्फ एकलिक इकाइयों के बारे में अब उनको पूछ रहा है, तो वही एडीपिक अम्ल आ गई, और दूसरी कौन सी है कि हेक्सामेथिल डाई। अब यहां तक ही नहीं, इनके संरचना सूत्र भी आप लिखोगे। एडीपिक अम्ल का सूत्र हो गया ये लो, CH2CH2COOH, और इधर डाल देना COOH या COOH भी कह देते, ये तो आ गया एडीपिक अम्ल। दूसरा है हेक्सामेथिल डाईएमीन। अब देखो अब एडीपिक अम्ल और हेक्सामेथिल डाईएमीन के अंदर, सॉरी इसको आप जैसे यहां जैसे बार बार बनाएंगे तो CH2 का 4 आएगा यहां से, सॉरी एडीपिक अम्ल। हेक्सामेथिल डायमीन, हेक्सामेथिल तो इसका ये लो सूत्र NH2CH2 6NH2, ये किसका हो गया, हेक्सामेथिल डाई। तो एडीपी अम्ल का सूत्र COH यानी CH का होल कितना हो गया 4 COH या COOH। अब देखो इनकी संरचनाओं को हम मोनोमर जो एडीपी अम्ल और हेक्सामेथिल डायमीन ली, इनकी एक जो एकलिक इकाइयां इनका क्या करवा देते हैं, बहुलीकरण करवा देते हैं। बहुलीकरण कराओगे तो इनकी संरचनाओं को खोल सकते हो आप, यानी COOH को आप इस प्रकार से लिख देना, काम आसान हो जाएगा। और NH2 समूह इसको भी आप यूं खोल के लिख सकते हो, ठीक है, जो अमीन समूह है। तो देखो एडीपी अम्ल COOH यानी COOH, CH2 का होल 4 COOH, किसकी आ गई एडीपी अम्ल, इसकी n इकाइयां ले लेते हैं, प्लस दूसरी कौन सी है हेक्सामेथिल डाईएमीन, तो NH इधर से भी H, CH2 6NH, और इसको भी आप इस प्रकार से खोल देना NH, इसकी भी n इकाइयां ले लो। अब क्या करवा देते, इसका बहुलीकरण करवा देते। बहुलीकरण के फलस्वरूप देखो कराओगे, इस वाले का OH, इस वाले का H, क्या निकल गया बाहर, जल का मॉलिक्यूल NH2, बहुत आसान सा हो गया, जल का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। इसी प्रकार से इधर से भी निकल जाएगा, इसी प्रकार से इधर से भी क्या हो गया, निकलते रहेंगे, और पॉलीमराइजेशन बहुलीकरण हो जाएगा, और बहुलीकरण के फलस्वरूप हमारे को क्या प्राप्त हो जाएगा, नायलॉन 66। तो देखो बहुलीकरण करवा रहे तो H C डबल बॉन्ड O CH2 का होल 4 C डबल बॉन्ड O, क्या बचा, OH तो निकल गया हमारे पास में, NH समूह बचा, वही एमाइड समूह जैसे नायलॉन 6 में हमने जिक्र किया था, CH2 का होल 6 NH, हाइड्रोजन निकल जाएगा इधर से जैसे OH उसका H ले रहे तो इधर से OH निकल जाएगा, तो हमारे पास में क्या बचेगा, जैसे इसको यू भी कर सकते हो आप, जैसे ये क्या बना, नायलॉन 66, नायलॉन 66 का निर्माण हुआ। अब देखो नायलॉन 66 क्यों कहते हैं, वही बात इसमें आती है, क्योंकि इसका एडीपी अम्ल में कितने कार्बन है टोटल, देखो 4 5 6, एडीपी अम्ल 6, और हेक्सामेथिल डाईएमीन में कितनी है 6, इस कारण इसको नायलॉन 6 यानी 6 कार्बन होने के कारण नायलॉन 66 इसको कहते हैं। कई बार आ गया इसको और याद हो गया होगा ये नायलॉन 66। अब हम देखते हैं नायलॉन जो 66 होता है इसका उपयोग कहाँ होता है। यह एक घर्षण प्रतिरोधक बहुलक होता है, घर्षण प्रतिरोधक, जिससे इसे वस्तु, पैराशूट, टायर या धागे आदि बनाने में क्या करते हैं, इसको काम में लेते हैं।
नेक्स्ट एग्जांपल हमारा चलता है नायलॉन 6, इसके बाद में बेकेलाइट। बहुत ही अच्छा है, इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान तरीके से इसको हम समझेंगे। बेकेलाइट, ध्यानपूर्वक देना, बेकेलाइट कई बार इससे क्वेश्चन निकला है बेकेलाइट का। नेक्स्ट एग्जांपल बेकेलाइट। बेकेलाइट या इसको हम कह सकते हैं फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक। फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक भी इसको कहते हैं। फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड बहुलक। अब बात आती है कि बेकेलाइट का निर्माण कैसे होता है। जब फिनोल की क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में हम करवाते हैं तो हमारे को सर्वप्रथम ऑर्थो व पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल प्राप्त होता है। ऑर्थो व पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल प्राप्त होता है। कब? जब फिनोल की क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में करवा। तो फिनोल का फॉर्मूला ये है। इस फिनोल की क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? SCHO। इस SCHO को संरचना सूत्र में हम लिखते हैं तो इसको और देख लो एक बार, संरचना सूत्र के रूप में देखते तो C डबल बॉन्ड OH, यानी इसमें कौन सा समूह है? एल्डिहाइड समूह है, CHO समूह है ये। इसको हम जो समूह है इसको CH2O के रूप में हम क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं CH2O। तो ये देख लेना एक बार कि जो फॉर्मेल्डिहाइड है इसको यूं भी लिख सकते हैं और संरचना के सूत्र C डबल बॉन्ड OH के रूप में इसको क्या करते हैं? लिखते देते हैं। अब क्या करते हैं? देखो इसको अम्ल व क्षार, तो H+ ले लिया अम्ल के लिए और क्षार के लिए क्या ले लिया मैंने? OH ले लिया। अम्ल व क्षार की उपस्थिति में हम क्या करते हैं? अभिक्रिया करवाते हैं। तो अम्ल व क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो देखो 2 मॉलिक्यूल इस फिनोल के ले लो, 2 मॉलिक्यूल इसका ले लो फॉर्मेल्डिहाइड के। 2 मॉलिक्यूल फिनोल है, ये फिनोल है, ये क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड है। अब इनके हम फॉर्मेल्डिहाइड को जैसे मैंने बताया था CH2OH के रूप में भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ लगा सकता हूँ, यहाँ लगा के आप या ऊपर डाल देना, यहाँ लगा के CH2 इसके रूप में हम इसको लिख सकते हैं। 2 मॉलिक्यूल ले ली। तो देखो इसमें क्या क्या बनता है? एक बनता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी और दूसरा क्या बनता है? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। तो देखो ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ऑर्थो वाला स्थिति कौन सी होगी इसकी? ये वाली कौन सी आएगी? मेटा। ये वाली कौन सी स्थिति आ गई? पैरा। फिर इधर से हम घूमते हैं तो ये वाली कौन सी आएगी? मेटा। ये कौन सी आ गई? ऑर्थो। तो ऑर्थो स्थिति के ऊपर तो देखो किस प्रकार से जुड़ता है ऑर्थो स्थिति के ऊपर। तो ऑर्थो वाला ये देखो यहीं जोड़ रहे हैं इसको हम, यहां इसको हम किसके ऊपर? ऑर्थो के ऊपर। ऑर्थो के ऊपर यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या बना देगा? CH2OH। ये तो हो गई ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। दूसरा कौन सा बन रहा था उत्पाद? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। तो ये समूह जो ऑर्थो CH2OH समूह वो किसके ऊपर जुड़ जाएगा? वो जुड़ जाएगा पैरा के ऊपर। तो OH CH2OH, इसका नाम क्या हो गया? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल। ऑर्थो, दूसरा कौन से गया? पैरा। तो ऑर्थो व पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल प्राप्त होता है। कब? जब फिनोल की क्रिया अम्ल या क्षार की उपस्थिति में फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में करवाते हैं तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल प्राप्त होता है। अब क्या करते हैं? इस प्रकार ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल के अनेक अणु उत्प्रेरक की उपस्थिति में बहुलीकरण द्वारा नौलेख एकलक इकाइयों का निर्माण करते हैं। जैसे ये मान लो कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल आपस में क्रिया करते हो सकता है, या तो क्या कर सकते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड की उपस्थिति में करवा दो, या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल आपस में जैसे क्या करेंगे? क्रिया करते रहेंगे और किसका निर्माण? नौलेख एकलक इकाइयों का निर्माण करते हैं। कैसे? उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल को वापस लो यहां से। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल
ऑर्थो के ऊपर है तो CH2OH। ये क्या करेंगे उत्प्रेरक की उपस्थिति में, चलो उत्प्रेरक की उपस्थिति में किसका निर्माण कर देंगे, नौलेख एकलक इकाई। ये आपस में जुड़ती रहेंगी। किस प्रकार से जुड़ेंगी, इनको मैं मिटा देता हूं और तो एक थोड़ा सा यहां से, तो इस प्रकार से जुड़ेंगे इकाई इकाइयां। OH एक इकाई, जैसे ये डाल दिया मैंने, एक बार यहां देख लो, जैसे CH2OH और तो ही है। दूसरी इकाई और जोड़ते हैं, इसकी n इकाइयां ले सकते हो आप, OH CH2OH OH CH2OH। देखो किस प्रकार से जुड़ेंगे, और तो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल लिया CH2OH, इधर वाला हाइड्रोजन निकलेगा, इसका OH, यानी जैसे ये H यानी ये OH और H क्या निकल गया, जल का मॉलिक्यूल निकल गया। जल का मॉलिक्यूल निकल गया, बचा क्या यहाँ पर, H2 बाहर निकल गया, बचा क्या यहाँ पर, ओनली ये CH2 समूह बचा यहाँ पर। तो इस दोनों को आपस में क्या कर दो, इस रेखा से इससे क्या कर दो, जोड़ दो। इसी प्रकार से इसका H, इसका OH, H2 बाहर निकल गया, क्या रहा, CH2 समूह रहा ना, तो दोनों को क्या कर दो, CH2 समूह को मध्य में इसको जोड़ दो, जल का मॉलिक्यूल निकल गया। इसी प्रकार से OH निकलता रहेगा अगले वाली संरचना में, तो चलती रहेगी, इधर से भी जुड़ता रहेगा, हाइड्रोजन निकल गया, इधर से भी जुड़ता रहेगा। ये कौन सी एक इकाई होगी, इसे कहते हैं रेखीय नौलेख। रेखीय नौलेख एकलक इकाइयां, यानी नौलेख के नाम से इसको जाना जाता है, या रेखीय बहुलक के नाम से इसको जाना जाता है। तो कई बार आया है कि नौलेख एकल इकाइयों का निर्माण कैसे होता है, जब ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील, या हम कह सकते हैं कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल के जो अनेक अणु होते हैं वो उत्प्रेरक की उपस्थिति में आपस में क्रिया करके रेखीय नौलेख एकल इकाइयों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इस प्रकार से ये संरचना क्या होती है, जुड़ती रहेगी, एक सीधी रेखा में है, इसलिए क्या होगा रेखीय, और इन्हें क्या करते हैं, नौलेख एकलक इकाइयों का निर्माण। और क्या मॉलिक्यूल निकलते रहे इसमें से, जल के मॉलिक्यूल निकलते रहते हैं। तो आप डाल सकते हो यहाँ पर NH2 डाल सकते हो, जल के मॉलिक्यूल। अब देखो इसमें आगे क्या होता है, इस प्रकार ये जो नौलेख एकल इकाइयां हैं ये फॉर्मेल्डिहाइड से क्या करते हैं, क्रिया करके और तिर्यक बद्ध युक्त बहुलक यानी बेकेलाइट का निर्माण करती है। कैसे करती हैं आप देखो, बेकेलाइट का निर्माण कैसे करती है, ये एकल इकाइयां आपस में या किस प्रकार से ऑर्थो हाइड्रोक्सी और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल आपस में किस प्रकार से जुड़ते रहते हैं। देखो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल को वापस लेते हैं यहाँ पर, OH CH2OH, ये तो आ गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल। नीचे नाम डालोगे, एक आएगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल, तो यहां जोड़ दो इसको CH2OH। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल, इनका क्या होगा, बहुलीकरण होगा। क्या होगा, बहुलीकरण, बहुलीकरण, और बहुलीकरण के फलस्वरूप इस प्रकार से जुड़ते रहेंगे। देखो किस प्रकार से, देखो एक बार यहां से मैं आपको समझा देता हूं किस प्रकार से जुड़ेंगे, फिर बाद में बनाएंगे इसका उत्पाद, यहीं जोड़ लेते हैं एक बार नीचे, फिर आगे इसका किस प्रकार से जुड़ी। देखो एक बार यहीं ले लेता हूं मैं, दो इकाइयों तो मैंने बना दी यहां से, जैसे एक को ले ले, जैसे OH, इसके ऑर्थो हाइड्रोक्सी है, इसके नीचे डालोगे पैरा हाइड्रोक्सी, और पैरा हाइड्रोक्सी में ये ऊपर डालोगे आप CH2OH, और इधर OH। देखो इसी प्रकार से ये कौन सा था, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल, इसके नीचे डालोगे आप ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ये रहा ऑर्थो हाइड्रोक्सी, इसको आप डालोगे, ऑर्थो, इसको इधर घुमा देना, यानी किसके पास में है ये रहा CH2OH, ऑर्थो हाइड्रोक्सी पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल, इसके जस्ट नीचे हमने क्या डाला, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल, और इसके नीचे हमने क्या डाला, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल। अब देखो किस प्रकार से जुड़ेंगे, यहां से H और इसका OH क्या निकल गया, जल का मॉलिक्यूल निकल गया, निकल गया जल का मॉलिक्यूल। क्या बचा हमारे पास में, ये H2 के रूप में निकल गया, तो बाहर क्या बचा, सिर्फ H2O समूह बचा है।
इसी प्रकार से इस वाली को भी आप जोड़ सकते हो, इसका H इसका OH, जैसे H है तो ये OH और H, H2O बाहर निकल गया, क्या बचा CH2 समूह। तो जैसे ये बाहर निकाला और ये इकाई को क्या कर देंगे हम इसके साथ में जोड़ देंगे। इसी प्रकार से इसका H और इसका OH क्या निकल गया बाहर, H2 के रूप में बाहर निकल गया, क्या बचा हमारे पास में CH2 समूह, और दोनों को क्या करते थे CH2 समूह के रूप में इसको क्या करते थे जोड़ दे देते, और ये किसका निर्माण हो गया बेकेलाइट। तो इसी प्रकार से हमारे को इधर जोड़ना है, जैसे मैंने इधर समझाया आपको, तो जोड़ देते हैं। CH2OH जोड़ दो, इनको बहुलीकरण करवा दो। तो इस प्रकार से OH, यहां समूह कौन सा जाएगा CH2, क्योंकि जल का मोलेक्यूल निकल गया इसके साथ में। ऊपर क्या जाएगा OH समूह, ठीक, आगे चलती रहेंगी, जुड़ती रहेंगी, इधर भी जुड़ती रहेंगी। नीचे कौन सा समूह आया था CH2 समूह, और क्या आ गया OH। फिर इसी से कौन सा समूह जुड़ जाएगा CH2 समूह, जोड़ के देखा था, जल का मोलेक्यूल निकल गया बाहर। और इसको जोड़ना, थोड़ा सा इधर कर लो, इसको जस्ट नीचे आ जाइए। ये लो, निकलते रहेंगे इधर OH, और कौन सा समूह जाएगा CH2 समूह, ये लो जोड़ दो, इधर भी जुड़ते रहेंगे। ये देखो किसका निर्माण हो गया, ये हो गया बेकेलाइट का। क्या बन गया ये बेकेलाइट। और भी जोड़ सकते हो, आगे चर्चा चल सकती है। ये बेकेलाइट, तो देखो कितना आसान सा था बेकेलाइट बनना। इस प्रकार से क्या होता है बेकेलाइट का निर्माण होता है। कैसे हुआ, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल का क्या करवा देते हैं बहुलीकरण करवा देते हैं, बहुलीकरण करवाते हैं तो क्या बन जाता है बेकेलाइट का निर्माण हो जाता है। अब ये बेकेलाइट का उपयोग कहाँ कहाँ है, कहाँ मतलब ये काम में आता है। तो इस बेकेलाइट के निर्माण में आपने देखा होगा कि इसका जो विद्युतरोधी होते हैं या जो स्विच होते हैं, जो स्विच बोर्ड वगैरह होते हैं, या विद्युतरोधन के रूप में मतलब स्विच बोर्ड क्यों लेते हैं, क्योंकि विद्युतरोधन की स्विच वगैरह बोर्ड होती है कि ताप को सहने की शक्ति इसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है। इस कारण क्या होता है, या ये प्रेशर कुकर वगैरह होते हैं, इनके जो हत्थे वगैरह होते हैं वो हत्थे इसी बेकेलाइट का क्या होता है बनाए जाते हैं, क्योंकि इसमें ताप सहन करने की शक्ति पाई जाती है। यानी कह सकते हैं कि आसानी से क्या होते हैं जो हत्थे वगैरह होते हैं वो गर्म नहीं होते हैं। नेक्स्ट आता है टेफ्लॉन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन PTFE पॉलीटेट्राफ्लोरोएथेन। टेफ्लॉन या PTFE। PTFE, P का मतलब पॉली, T का मतलब टेट्रा, F का मतलब फ्लोरो, E का मतलब एथेन। अब देखो PTFE से यानी टेफ्लॉन किस प्रकार से निर्माण होता है, इसका जो सूत्र भी होता है वो सूत्र होता है इसका CF2 डबल बॉन्ड CF2, CF2 यानी C डबल बॉन्ड CF2 डबल बॉन्ड CF2। जब टेट्राफ्लोरोएथीन का बहुलीकरण करवाते हैं, टेट्राफ्लोरोएथीन, टेट्रा यानी चार, इसमें क्या फ्लोरीन है, टेट्राफ्लोरोएथीन का बहुलीकरण करवाते हैं यानी CF2 डबल बॉन्ड CF2, एन इकाइयां ले लो, इसका क्या करवाएंगे बहुलीकरण। बहुत इजी सा आसान सा हो गया। टेट्राफ्लोरोएथीन का बहुलीकरण करवाते हैं तो PTFE पॉली टेट्राफ्लोरोएथीन का निर्माण होता है। निकल जाएगा बॉन्ड, पाई बॉन्ड टूट जाएगा यानी CF2 सिंगल बॉन्ड CF2, और इधर क्या आ जाएगा लगा दो एन, किसका निर्माण हो गया PTFE पॉली टेट्राफ्लोरोएथेन का निर्माण हो जाता है। तो इजी आसान सा है। अब देखो इसका उपयोग कहाँ करते हैं, जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं यानी जो न चिपकने वाली जो सतह होती है, न चिपकने वाली जो सतह होती है, जो चमकीली जो सतह होती है, उसके निर्माण में क्या करते हैं इस PTFE को क्या करते हैं काम में लेते हैं। साथ ही इसमें जो ये विद्युतरोधी होती है
और तेल जो ऑयल सील वगैरह होती हैं, गैसकेट होते हैं, उनमें भी क्या करते हैं, इसको काम में लेते हैं, PTFE को काम में लेते हैं, ये इसका उपयोग। नेक्स्ट आती है पॉलीमेथिल मेथेक्लेट, पॉलीमेथिल मेथेक्लेट, पॉलीमेथिल मेथे एक्रिलेट या क्रिलेट भी कह सकते हो, उसको एक्रिलेट बोल देते हैं या क्रिलेट भी कह देते हैं, एक्रिलेट, पॉलीमेथिल मेथे एक्रिलेट, जिसको PMMA के द्वारा भी जाना जाता है। P का मतलब पॉली, M का मतलब मेथिल, फिर M का मतलब मेथे, A का मतलब एक्रिलेट, पॉलीमेथिल मेथे एक्रिलेट के। अब देखो इसको मेथिल मेथे एक्रिलेट यानी मेथिल मेथे एक्रिलेट के बहुलीकरण द्वारा क्या करते हैं, पॉलीमेथिल मेथे एक्रिलेट का निर्माण करते हैं। इसका संरचना जो सूत्र होता है वो क्या होता है, CH3COO CH3 और डबल बॉन्ड यहां जाएगा CH2, ये होती है MMA मेथिल मेथे एक्रिलेट। इसका क्या करवाएंगे, बहुलीकरण करवाते हैं। इसका बहुलीकरण करवाते हैं, ऊपर डाल दो बहुलीकरण, इसका बहुलीकरण करवाते हैं तो यहां से जो पाई बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा, टूटेगा और क्या बना देगा ये CH2 सिंगल बॉन्ड C, ऊपर डाल दो CH3, नीचे क्या कर दो COO CH3, आगे चलता रहेगा, ये लगा दो N इकाइयों के रूप में चलता रहेगा। क्या बन गया, PMMA पॉलीमेथिल मेथे एक्रिलेट का निर्माण हो जाता है। अब आते थे इसका उपयोग, इसका उपयोग कहां आता है, किस काम आता है। इसके उपयोग द्वारा जो ये वायुयान की जो खिड़कियां वगैरह होती हैं, जो एरोप्लेन की जो खिड़कियां वगैरह होती हैं, साथ ही जो ये बटन वगैरह होते हैं ये बनाए जाते हैं। तो वायुयान की खिड़कियां वगैरह, ये जो बटन वगैरह होते हैं वो पॉलीमेथिल मेथे एक्रिलेट से क्या होते हैं, बनाए जाते हैं, ये उपयोग में लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जैव निम्नीकृत व अजैव निम्नीकृत बहुलक, जैव निम्नीकृत व अजैव निम्नीकृत बहुलक। अब देखो जैव निम्नीकृत अजैव निम्नीकृत बहुलक क्या होते हैं। देखो जैव निम्नीकृत तो अजैव निम्नीकृत बहुलक क्या होते हैं, जैव निम्नीकृत देखो जैव और अजैव निम्नीकृत बहुलक क्या होते हैं। देखो जैव निम्नीकृत हमने किया कि जैसे पॉलीथीन वगैरह होती है, प्लास्टिक वगैरह होती है, इनको हम काम में ले लेते हैं, जैसे कहते हैं यूज एंड थ्रो, और जो पर्यावरण के लिए क्या होते हैं, प्रदूषक कारक होते हैं। तो दिन प्रतिदिन इन जो संश्लेषित बहुलक होते हैं ये मतलब प्रकृति को प्रदूषित कर रहे हैं। तो अब जैसे कुछ बहुलक या कुछ मतलब जो पॉलीथीन वगैरह थैलियाँ ऐसी आती हैं जिनका डिकम्पोज यानी अपघटन हो जाता है। तो इसी के आधार पर हम देखते हैं कि पहले देखते हैं कि जो जैव बहुलक ये कितने प्रकार के होते हैं, यानी 3 प्रकार के बताया गया है इनको। यानी पहला होता है जैव बहुलक। जैव बहुलक कौन से होते हैं, जो प्रकृति में पाए जाते हैं। प्रकृति में कैसे, यानी वे बहुलक जो जीव जंतु वह वनस्पतियों में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। जीव जंतु वह वनस्पतियों में या जिनसे हम प्राप्त करते हैं, जीव जंतु या वनस्पति से प्राप्त करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, जैव बहुलक कहते हैं। दूसरा आता है कि ये प्राकृतिक बहुलक होते हैं। क्या होते हैं, जैव बहुलक क्या होते हैं, प्राकृतिक बहुलक होते हैं, यानी प्रकृति से प्राप्त हो गए, जैसे क्योंकि जैसे जीव जंतु वनस्पति से तो प्राप्त करते हैं। फिर हम देखते हैं ये बहुलक जीवों की वृद्धि व विकास के लिए भी क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। जीवों की वृद्धि व विकास के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। जैसे पॉलीसेकेराइड हुआ, यानी पॉलीसेकेराइड से बन गया, पॉलीसेकेराइड हुआ, न्यूक्लिक अम्ल हुआ, प्रोटीन हुआ, लिपिड हुआ आदि। ये लिपिड, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड किसके एग्जाम्पल है, जैव बहुलक के एग्जाम्पल है, जो या जिसे हम प्राकृतिक बहुलक के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा आता है जैव निम्नीकृत बहुलक, यानी ऐसे बहुलक जो एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाओं द्वारा, एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाओं द्वारा क्या करते हैं, निर्माण होता है। और इन्हीं एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाओं द्वारा या जीवाणुओं के द्वारा क्या हो जाता है, इनका अपघटन या अपघटन भी हो जाता है। और अपघटन होने के कारण ये प्रकृति के लिए क्या होते हैं, प्रदूषक कारक नहीं होते। तो जैव निम्नीकृत बहुलक कौन सा हो गया, सेकंड, जैव
कर्त बहुलक, यानी इनका निम्नीकरण हो जाता है, यानी इनका अपघटन हो जाता है। किनके द्वारा? जो एंजाइम वगैरह होते हैं, जो जीवाणु द्वारा होते हैं, इनका क्या हो जाता है? इनके द्वारा क्या हो जाता है? अपघटन हो जाता है, यानी ये जल्दी ही क्या हो जाते हैं? सड़ गल जाती है, प्रकृति के लिए प्रदूषक कारक के मतलब रूप में ये मतलब भागीदारी नहीं निभाते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे नायलॉन 2, नायलॉन 6, PHBV, जैसे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। नायलॉन 2, नायलॉन 6। दूसरा एग्जाम्पल इसका PHBV, पॉलीहाइड्रोक्सी, यानी इसका दूसरा एग्जाम्पल पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट को हाइड्रोक्सी वेलेरेट के या बीटा वेलेरेट के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये क्या है? जैव निम्नीकृत बहुलक। तीसरा हम देखते हैं जैव अनिम्नीकृत बहुलक या अजैव निम्नीकृत बहुलक के नाम, जिनका मतलब अपघटन प्रकृति में नहीं होता है। जैसे ही मतलब उनको काम लेते, जैसा फेंक देते हैं, वैसा कई दिनों तक क्या होते हैं? वो पड़ी हुई रहती हैं, यानी उनका जीवाणु एंजाइम के द्वारा अपघटन नहीं होता है, और वो पर्यावरण प्रदूषण के मतलब क्या करते हैं? भागीदारी निभाते हैं। तो जैव निम्नीकृत क्या होते हैं? पर्यावरण के प्रदूषण को क्या करते हैं? कम करते हैं, या पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। जबकि जैव अनिम्नीकृत या अजैव कह सकते हैं, जैव अनिम्नीकृत बहुलक, कर्त बहुलक क्या होते हैं? प्रकृति के लिए क्या होते हैं? विनाशकारी होते हैं। इस प्रकार से ये हमारा मतलब जैव निम्नीकृत। अब इनके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे आगे हम, और इनके एग्जाम्पल में जैसे नायलॉन 2, नायलॉन 6 या PHBV, इनके एग्जाम्पल को नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे। तो बच्चों, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करो, और आगे से आगे जो बच्चों जिनके पास में वीडियोस नहीं पहुंच रहे उनको आप सूचना दो, आगे से आगे उन बच्चों को मतलब जो वीडियोस मतलब आ रहे अपने वो पहुंचाओ, और चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब होना चाहिए, लाइक होना चाहिए, और आपके कमेंट्स होने चाहिए, जिससे मतलब पता चले कि कितने स्टूडेंट मतलब पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, नमस्ते।